हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पर हम अपने जनरल अवेयरनेस कोर्स पर 50% ऑफ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा पहली बार है जब 50% ऑफ आपको हमारे इस कोर्स पर जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको बता दें, इस कोर्स के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, वीकली करंट अफेयर्स हो या फिर मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स हो या फिर हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ्स हों, ये सब हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और अब तो हम इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इन क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। और कोई भी आपका एग्जाम होगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? तो ऑप्शंस हैं मनोहर लाल, जगत प्रकाश नड्डा, नितिन जयराम गडकरी या फिर शिवराज सिंह चौहान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day in 2024? 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, MSMEs एंड द SDGs। आपको जानना चाहिए कि 27 जून को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये डे 6 अप्रैल 2017 को इस्टेब्लिश किया गया था। 2024 में इस डे का थीम रहेगा MSMEs एंड द SDGs, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG का मतलब होता है। आपको जानना चाहिए भारत में MSME एक्ट, ये 2006 में इनेक्ट किया गया था और यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जीतन राम मांझी। Who is heading the high-level committee of experts constituted by the Ministry of Education to ensure fair conduct of exams? परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर के राधाकृष्णन। आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और जो नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम हुआ, उसके भी पेपर लीक की जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है एक्सपर्ट्स की और इसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन। और इनका मकसद रहेगा कि एक रिपोर्ट देना जिसमें ये इंश्योर हो सके कि ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सके। ये 7 मेंबर कमेटी है और एग्जामिनेशन प्रोसेस पर रिफॉर्म्स से संबंधित और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में इम्प्रूवमेंट से संबंधित और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग से संबंधित अपने रिकमेंडेशन ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को देगी और 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करेगी। इस कमेटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर BJ राव और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को नोटिफाई कर दिया है, ताकि जो मेल प्रैक्टिसेस हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है, इन पर लगाम लगाई जा सके।
पहले भी हमने देखा था कि जो भी इसमें चीटिंग वगैरह करता है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट है 3 से 5 साल की, और 10 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। और जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप देखते हैं जो जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गए, जो ये कंप्यूटर वगैरह लैब्स प्रोवाइड कराते हैं, तो इनकी तरफ से अगर किसी तरह की चीटिंग कराई जाती है तो 1 करोड़ रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। Who has been appointed as the new Director General of the National Testing Agency? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रदीप सिंह खरोला। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला को नया डायरेक्टर जनरल बनाया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, और ये रिप्लेस कर रहे हैं सुबोध कुमार सिंह को। सुबोध कुमार सिंह को रिमूव कर दिया गया था एनटीए के डायरेक्टर जनरल पोस्ट से। और आपको बता दें, जो प्रदीप सिंह खरोला है, इस अपॉइंटमेंट से पहले ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द केरल असेंबली इन्वोक इन इट्स रेजोल्यूशन टू रीनेम द स्टेट केरलम? केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के अपने प्रस्ताव में संविधान के किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 3। आपको जानना चाहिए, केरल असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है और ये प्रपोज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, जिससे जो हमारे स्टेट का नाम है केरल, ये बदलकर केरलम किया जाए। और ये रेजोल्यूशन जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन द्वारा मूव किया गया, और इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 3 के तहत फर्स्ट शेड्यूल में हमारे स्टेट का नाम केरलम होना चाहिए। ये अगर आप बैंक के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शुरू के 3 आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। आर्टिकल 1 में आता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 में आता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 में आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो जो लिखा है ना नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इसका मतलब जो भी कोई राज्य है उसका नाम बदलना चाहते हैं तो आर्टिकल 3 के तहत वो होता है। विच डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज तमिल लैंग्वेज मार्टियर्स डे? कौन सा दिन तमिल भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जनवरी 25। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 25 जनवरी हम तमिल मोची थियागिगल नाल यानी कि तमिलनाडु मार्टियर्स डे के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे 2025 से। और साथ ही भी कहा है कि 3 जून जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और डीएम के प्रेसिडेंट एम करुणानिधि की, इसे सेमोजी नाल वीज़ा के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रहलाद जोशी। देखिए, प्रहलाद जोशी जो कि धारवाड़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से MP हैं, इन्हें यूनियन मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक जो है बनाया गया है। और इनके पास जो मिनिस्ट्रीज दी गई हैं वो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही श्रीपद यशो नाइक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाए गए हैं। विच 2 लीडर्स रिसेंटली साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट? हाल ही में किन 2 लीडर्स ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन। आपको जानना चाहिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट साइन किया है, जिसमें एक ये भी क्लॉज है कि अगर इन दोनों देश में से किसी एक पर भी अटैक होता है तो दूसरी कंट्री जो है उसके सपोर्ट में आएगी। मतलब एक नेटो की तरह ये एक डिफेंस पैक्ट हो गया। रशिया की बात करते हैं, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, कैपिटल प्योंगयांग है, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। हु वॉन 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन मैन सिंगल टाइटल? 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ली जी जिया। देखिए, जो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है। ये हुआ है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और मलेशियन प्लेयर ली जी जिया इन्होंने जापान के कोडाई नारोका को हराकर मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। और आया ओहोरी जापान की हैं, इन्होंने विमेंस टाइटल जीता है। What percentage of its stake did Vodafone sell in Indus Towers? वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? सही आंसर ऑप्शन सी है, 18%। देखिए, जो ब्रिटिश टेलीकॉम प्लेयर है
वोडाफोन, इन्होंने 18% स्टेक अपने इंडस टावर्स में बेच दी है 1.7 बिलियन यूरोज़ में, यानी कि 15,300 करोड़ रुपए में। और इस ट्रांजैक्शन के बाद अब वोडाफोन के जो है 82.5 मिलियन शेयर्स या फिर 3.1% जो है स्टेक है इंडस टावर्स में। इंडस टावर की अगर हम बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी है, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको नंबर 2007 में भारतीय इंफ्राटेल, वोडाफोन एसआर, आइडिया सेलुलर द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। How much monetary penalty was imposed by the RBI on the National Insurance Employees Cooperative Credit and Banking Society Limited, कोलकाता? RBI द्वारा नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 2 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता पर, क्योंकि जो आरबीआई के डायरेक्शंस हैं इन्वेस्टमेंट बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016, इनका अनुपालन नहीं किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है द हीरा सुगर एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेलागावी कर्नाटक पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस यूसीबीज, इनका अनुपालन नहीं किया है। What was India's current account balance in Q4 of 2023-24? 2023-24 के फोर्थ क्वार्टर में भारत का चालू खाता शेष कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 5.7 बिलियन यूएस डॉलर सरप्लस। देखिए, इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस रहा 2023-24 के फोर्थ क्वार्टर में, ये सरप्लस में रहा है और कितना रहा? 5.7 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 0.6% ऑफ जीडीपी। करंट अकाउंट आप कह सकते हैं जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा लेखा जोखा करंट अकाउंट में आता है। तो सरप्लस रहा है। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? जो हमारा एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था इंपोर्ट से, मतलब हमने इंपोर्ट कम किया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, यह था सरप्लस। और डिफिसिट अगर होता, इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है डेफिसिट देखी थी 8.7 बिलियन यूएस डॉलर की 2023-24 के थर्ड क्वार्टर में, और एक साल पहले 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की डिफिसिट हमने देखी थी। पर इस बार हमें सरप्लस मिला है 5.7 बिलियन यूएस डॉलर का। तो मर्चेंटाइज ट्रेड डिफिसिट है, ये 50.9 बिलियन यूएस डॉलर रही है इस फोर्थ क्वार्टर में 2023-24 के। एक साल पहले 52.6 बिलियन यूएस डॉलर थी। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ये 4.1% से ग्रो किए हैं इस फोर्थ क्वार्टर में। नेट सर्विसेज रिसीट ये 42.7 बिलियन यूएस डॉलर रहे हैं। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो है ये 2 बिलियन यूएस डॉलर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में, जबकि एक साल पहले 6.4 बिलियन यूएस डॉलर रहे थे। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये 11.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। ये आंकड़े आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से। नेट इन्फ्लोज अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू इंडिया ये 2.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा है फोर्थ क्वार्टर 2023-24 में, जबकि एक साल पहले 1.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा था। जो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट है, ठीक है, ये 5.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। अब ये पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है ये डिक्लाइन हुआ है, 18.7% हो गया है मार्च 2024 के एंड तक, जबकि मार्च 2023 के एंड तक ये 19% था, ठीक है। और मार्च 2024 के एंड तक इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये 663.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, यानी कि और बढ़ोतरी देखने की मिली। अगर मार्च 2023 के एंड से देखें तो 39.7 बिलियन यूएस डॉलर की इंक्रीज देखने को मिला है भारत के एक्सटर्नल डेट में। अच्छा, अब जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया के एक्सटर्नल डेट का ये है यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन रुपी है, फिर येन है, फिर एसडीआर है, फिर यूरो है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। और जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट का ये लोन्स हैं, 33.4% शेयर है इनका। उसके बाद फिर करेंसी एंड डिपॉजिट्स हैं, फिर ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस हैं, और फिर डेट सिक्योरिटीज़ हैं। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन? किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया जिसका टाइटल है गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। राजभवन मुंबई में रिलीज़ किया गया है इस बुक को। इस बुक को पब्लिश किया है पब्लिकेशंस डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें 18 आर्टिकल्स हैं जो कि जाने माने ऑथर्स द्वारा लिखे गए हैं,
और इनको कंपाइल किया है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी MMMS के द्वारा। तो इसमें जो भी जो मुंबई रीजन के जो डॉक्स और पोर्ट्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री है, जैसे सोपारा, वसई, वर्सोवा, महिम, कल्याण, थाने, पनवेल, अलीबाग, चोल, मांडेर और जंजीरा। Which two organizations signed an MOA to create an ecosystem for human resource development in high performance computing and allied areas? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से किन दो एजेंसियों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, CDAC एंड AICTE। आपको जानना चाहिए कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ, जिसके तहत जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड एलाइड एरियाज हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। तो ये MOU साइन किया गया प्रोफेसर TG सीताराम जो कि चेयरमैन है AICTE और कर्नल अश्नीत नाथ रिटायर्ड जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है CDAC पुणे, इनके बीच में। Which IIT has signed a pact with University of Leeds UK टू वर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? किस IIT ने सतत विकास पर काम करने के लिए UK के लीड्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। आपको जानना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स UK और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत ये एक जॉइंट वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित। द MOU फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ collaborative research projects and the organization of joint academic activities including courses, conferences, seminars, symposia and lectures. Asian Oceanic Ultimate Beach Championships where India won silver medal held in which country? एशियन ओशनिक अल्टीमेट बीच चैंपियनशिप जहां भारत ने रजत पदक जीता किस देश में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए, जापान है। आपको जानना चाहिए इंडियन नेशनल अल्टीमेट फ्रिस्बी मिक्स टीम जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन ओशनिक अल्टीमेट बीच चैंपियनशिप जो कि शिराहामा जापान में हुई है। और सिल्वर इसलिए जीता क्योंकि गोल्ड जीता है फिलीपींस ने, मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरीज में। बाय व्हाट परसेंटेज डिड द इंडियन गवर्नमेंट्स नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 17 जून? 1 अप्रैल से 17 जून तक भारत सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष दर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन सी है, 21%। आपको जानना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 4.62 लाख करोड़ रुपीस रहा 1 अप्रैल से 17 जून के बीच में, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड की बात करें तब ये कलेक्शन 3.82 लाख करोड़ रुपीस था, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है। जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स भी आता है और पर्सनल इनकम टैक्स भी आता है जिसमें कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी शामिल है। अच्छा, जो टोटल एडवांस टैक्स कलेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 17 जून 2024 तक ये 1.48 लाख करोड़ रुपीस रहने वाला है। इसका मतलब जो पिछले पीरियड की तुलना करें तो 27.34% का इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। IDEX has signed its 350th contract with which company? IDEX ने किस कंपनी के साथ अपने 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए जो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है यानी कि IDEX जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इसने अपना 350वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है न्यू दिल्ली में और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत miniaturized satellite capable of carrying electro-optical infrared synthetic aperture radar और हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड्स अप टू 150 kgs इन सबको डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स के तहत ही चैलेंज दिया गया है स्पेस पिक्सल को। IDEX की बात करें इसको फंड और मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO के द्वारा, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा बनाई गई है, के तहत बनाई गई है। किसके द्वारा? HAL और BEL के द्वारा। IDEX इनिशिएटिव अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद है भारत को जो है सेल्फ रिलायंस बनाना डिफेंस सेक्टर में और इनोवेशन को भारत में बढ़ाना डिफेंस सेक्टर में। तो यही की जो कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी भी तरह का कोई इनोवेशन हो डिफेंस सेक्टर में, उससे संबंधित इक्विपमेंट या फिर कोई सिस्टम बनाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है IDEX की फुल फॉर्म और कब लॉन्च किया गया था।
टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? चिराग पासवान। हु वॉज अपॉइंटेड एज द बहुजन समाज पार्टीज नेशनल कोऑर्डिनेटर? आकाश आनंद। विच बॉलर टुक हैट्रिक्स in 2 consecutive matches in the ongoing T20 World Cup? Pat Cummins of Australia. Which company for a brief period surpassed Microsoft to become the most valuable public company in the world? Nvidia. Which article of the Constitution states that the Speaker of the Lok Sabha shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after its dissolution? Answer is Article 94. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल? द टर्म बोट पीपल रेफ्यूजीज इज एसोसिएट विद विच कंट्री? हु विल कैप्टन इंडिया इन द T20 सीरीज इन जिम्बाब्वे नेक्स्ट मंथ? इन विच ईयर वॉज द टीस्टा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओरिजिनली सेट टू बी इंक्ड? टू whom did former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah lose in 2024 लोकसभा असेंबली इलेक्शंस? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडो को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू।